हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम नाउन का अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने बात की थी नाउन एंड नंबर की, और आज यहाँ हम बात करेंगे पहले नाउन एंड केस की। तो देखते हैं नाउन एंड केस। पहले क्या होता है नाउन एंड केस? हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें ही केस कहते हैं। हिंदी में वो 8 प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में वो केवल 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से केवल एक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका हमें ध्यान रखना है और जिसके हम नियम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं हम अपने केसेस के बारे में। सबसे पहला है यहाँ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी होता है कर्ता कारक, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। दूसरा है एक्यूजेटिव केस, इसको कहते हैं कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस भी इसे कहा जाता है। तीसरा है डेटिव केस, इसका मतलब होता है संप्रदान कारक। चौथा है जेनेटिव केस, जिसका मतलब होता है संबंध कारक। और पांचवा है वोकेटिव केस, यानी इसका मतलब होता है संबोधन कारक। आइए शुरू करते हैं हम अपने सवाल जिस तरह के आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि हम किस तरीके की पढ़ाई करें। यहाँ पे हमें केवल पढ़ना है वो है जेनेटिव केस यानी संबंध कारक। अब संबंध कैसे बताया जाता है? या तो ऑफ लगाकर या अपोस्ट्रोफी लगाकर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम या ज़्यादातर एरर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल आते हैं अपोस्ट्रोफी पे बेस्ड। तो हम ध्यान देंगे और ध्यान रखेंगे और सीखेंगे कि अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। सबसे पहला बात करें सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन। कौन सी प्लूरल नाउन? जिनके अंत में एस या ईएस नहीं आता है। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी कि कुछ नाउन्स सिंगुलर प्लूरल जिनके अंत में एस या ईएस नहीं आता है, इन सब की। तो जिनके प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस या ईएस नहीं आता है और सारे सिंगुलर नाउन, अगर ऐसा है तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। जैसे हमने कहा बॉयज हॉस्टल, तो यहां हमने जो बॉयज लगाया है वो क्या है? प्लूरल है। तो यहां हमें अभी नहीं पता है कि क्या करना है। हमें केवल कौन सा प्लूरल देखना है जिसके अंत में एस या ईएस नहीं हो। तो हम इस हॉस्टल को हटा के यहां अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं और लिख सकते हैं स्कूल, बॉयज स्कूल। अब क्या हुआ? बॉयज की स्कूल। हम बात करें माई फ्रेंड्स कार, सिंगुलर है, यहां भी सिंगुलर है। अब उन प्लूरल की बात करें जिनके अंत में एस या ईएस नहीं आता है, और सबसे आसान जो हमें बहुत याद रह सकता है चिल्ड्रंस स्कूल। अब देखिए प्लूरल है, चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल शब्द होता है, लेकिन इसके अंत में एस या ईएस न होने के कारण इसके साथ हमने क्या जोड़ा है? अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा है, और इसका संबंध किसी अन्य नाउन से हमने बताया है। अब बात करते हैं उन प्लूरल नाउन्स की जिन जो एस और ईएस के साथ में आते हैं। उनके लिए क्या नियम बताया है? उनके साथ केवल आप क्या जोड़ेंगे? अपोस्ट्रोफी ही जोड़ेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, अभी जैसे हमने बात की, हम लिखते हैं बॉयज हॉस्टल। अब देखो जनरली हम जहाँ भी देखते हैं, हमने देखा है, कभी हम में से बहुत हॉस्टल में भी रहे हैं, तो ऐसा ही लिखा हुआ होता है बॉयज हॉस्टल। क्या इससे कहीं से भी हमें पता चलता है कि लड़कों का हॉस्टल? ये देखिए अलग है, बॉयज का मतलब लड़के, हॉस्टल का मतलब छात्रावास, लड़के छात्रावास। और अपन इससे समझ क्या जाते हैं? लड़कों का छात्रावास। अब देखिए इसे लड़कों का छात्रावास, इस नाउन का संबंध इनसे बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जेनेटिव केस की, और केवल यहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। अब ये सही टर्म बनी है। अब इसका अर्थ क्या होगा? लड़कों का हॉस्टल। पहले जो विदाउट अपोस्ट्रोफी था वो रॉन्ग था। हाँ, हम सेंस समझ जाते हैं, हम देखते हैं हालांकि ऐसा ही है, और सेंस समझ लेते हैं कि लड़कों का हॉस्टल, लेकिन ग्रामेटिकली वो चीज़ क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी थिंग्स होती है उनके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग
नहीं किया जाता है। तो हम प्रयोग किसका करें? थिंग्स के साथ अगर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यहाँ प्रयोग किया जाता है ऑफ का। दो एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने, आगे देखिए। अगर कोई कहे टेबल्स लेग्स तो ये क्या होगा? गलत होगा। इसको सही कैसे लिखेंगे? द लेग्स ऑफ टेबल, ये टर्म क्या है? बिल्कुल सही। हमें कोई कहे वॉल्स हाइट, ये क्या होगा? गलत। लेकिन द हाइट ऑफ वॉल, ये क्या है? सही। यानी थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, ये एक जनरल नियम है। इसके कुछ अपवाद भी है, आइए देखते हैं इनके अपवाद। सबसे पहला लिखा है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है मानवीयकृत वस्तुएं, जिन्हें हम मानव के समान मान लेते हैं, इंसान के रूप में उन्हें मान लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मौत के दरवाजे पर खड़ा है, मौत ने उसे अपने पास बुला लिया। यहाँ मौत कोई लिविंग नाउन नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, लेकिन हम उन्हें मान लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो सकता है। जैसे हम कहें एट डेथ्स डोर, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। अगला अपवाद देखते हैं। किसी भी देश या जगह के नाम के साथ भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें दिल्लीज पॉल्यूशन, दिल्ली का प्रदूषण, यहाँ ये अपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जैसे हमने कहा इंडियाज प्लेयर, ये गलत होगा। यहाँ ये सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जब खिलाड़ी या टीम की जब बात आती है तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? इंडियन प्लेयर कहेंगे वहां पे, इंडियन टीम कहेंगे वहां पे, इंडियाज टीम नहीं कहेंगे, इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर। इस चीज का भी ध्यान रखें, एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी फ्रेज में टाइम, वैल्यू, स्पेस, वेट या डिस्टेंस की बात की गई है तो वहां भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे टाइम की बात करें तो हम कह सकते हैं ए वीक्स हॉलीडे। वैल्यू की बात कहें तो ए डॉलर्स वर्थ। स्पेस की बात कहें तो ए नीडल्स पॉइंट। वेट की बात कहें ए टन्स वेट। डिस्टेंस ए माइल्स डिस्टेंस। अगर इन सब की बात हो रही है किसी फ्रेज में तो वहां भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी ट्रेन है, बस है, शिप है, प्लेन है, ग्लाइडर है, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम इनके भी देखते हैं। जैसे बोट के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं बोट्स स्पीड, नाव की गति। शिप के बारे में कहें तो शिप्स रेकेज। रेकेज यानी होता है मलबा, जहाज का मलबा। प्लेन के बारे में कहें तो प्लेन्स लैंडिंग। प्लेन के उतरने को क्या कहते हैं? लैंडिंग। और जब वो प्लेन वापस हवा में उड़ने वाला होता है उस वक्त उसे क्या कहते हैं? टेक ऑफ करना। ट्रेन, ट्रेन के लिए हम कहें ट्रेन्स फेयर। फेयर यानी होता है भाड़ा, किराया जो होता है। ग्लाइडर, ग्लाइडर्स क्रैश। क्रैश यानी आप समझते हैं, ग्लाइडर होता है यूं कह लीजिए एक लड़ाकू विमान, ऐसा विमान जिसमें इंजन नहीं होता है, अपने आप चलता है, रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हवा के बहाव से चलाते हैं, उसे ग्लाइडर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और चीज़ें समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे इनको पढ़ा है।
अब आगे इसके और नियम पढ़ते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स कहें उनके साथ नियम को भी हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सवाल आ चुके हैं हमारे सामने। अब हम इनको हल करते हुए, सॉल्व करते हुए इनके नियम भी पढ़ेंगे। और हर सवाल में दो सेंटेंस लिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और एक गलत है। गलती सिर्फ आपको जेनेटिव केस की ढूंढनी है, यानी अपोस्ट्रोफी की ढूंढनी है, क्या कौन से में सही है और कौन से में गलत है। चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, राहुल्स फ्रेंड्स कार। और उसी में जो दूसरा सेंटेंस है वो कह रहा है द कार ऑफ राहुल्स फ्रेंड। यानी दोनों ही सेंटेंस में अगर हिंदी अर्थ देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो दोनों ही सही है कि राहुल के मित्र की कार। लेकिन ग्रामेटिकली दोनों सही नहीं है, एक ही सही है। और जो सही है इनमें से ग्रामेटिकली, वो है सेकंड सेंटेंस, पहला गलत है। अब देखिए इसका नियम क्या है कि क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है। नियम ये है कि कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी यानी लगातार दो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज राम्स एंड श्याम्स हाउस। दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस। अब देखिए हाउस सिंगुलर है, यानी एक ही हाउस की बात हो रही है। और उस हाउस में राम और श्याम दोनों रहते हैं, यानी दोनों का पोजीशन है, जॉइंट पोजीशन है, राम का भी और श्याम का भी। तो इसको दर्शाने के लिए क्या हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करें, क्या एक के साथ करें, क्या बाद वाले के साथ करें। इसी के साथ एक बार अगला सवाल भी देख लीजिए कि दीज आर राम एंड श्याम्स हाउसेज। दीज आर राम्स एंड श्याम्स हाउसेज। यहां पे देखो, यहां पे अपोस्ट्रोफी हमने नहीं लगाया है, यहां दोनों के साथ लगाया है। यहां देखिए हाउसेज यानी दो घर हैं, एक राम का है और एक श्याम का, यानी यहां सेपरेट पोजीशन, अधिकार। यहां इस हाउस पे दोनों का संयुक्त अधिकार है। यहां दो हाउसेज है, एक से अधिक है, यानी राम का भी और श्याम का भी, यानी अलग अलग अधिकार है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं दोस्तों, देखो पहले की बात करें तो ये गलत होगा और ये सही होगा। अगर जॉइंट पोजीशन है तो एंड के बाद में जो नाउन है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। और अगर अलग अलग है यानी सेपरेट पोजीशन है तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में पहला सेंटेंस सही है और दूसरा गलत है। चलिए दोस्तों आगे वाला सवाल देखते हैं कि दिस इज नॉट माई फॉल्ट बट समबडी एल्सेस। दिस इज नॉट माई फॉल्ट बट समबडीज एल्स। अब देखिए इसमें अपोस्ट्रोफी एल्स के साथ आएगा कि समबडी के साथ आएगा। देखो ये समबडी, एनीबडी, नोबडी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनका जेनेटिव केस बनता है, इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगता है। तो अगर एल्स ना होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन अगर इन शब्दों के साथ एल्स का प्रयोग किया जाए तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग भी एल्स के साथ ही होगा, यानी हमारा पहला सेंटेंस सही और दूसरा क्या है, गलत। अब कुछ और फ्रेजेस मैंने लिए दोस्तों, इनमें से देखते हैं कि कौन सा हम सही किए हैं और कौन सा हमने गलत किया है। देखिए सबसे पहले लिखा है काउज हॉर्न्स, हॉर्नियन सिंग, ये बिल्कुल सही है। दूसरा हमने लिखा है बटरफ्लाइज विंग्स। अब देखिए ये गलत है, इसका सही क्या होगा, द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये सही होगा, ये गलत है। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो बड़े जानवर होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, लेकिन जो छोटे कीट होते हैं, सूक्ष्म कीट होते हैं, छोटे कीट होते हैं, उनके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। उनके साथ किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, आर्मीज अटैक और द अटैक ऑफ आर्मी, इनमें से कौन सा सही है। अगर आप सोच पाए तो सोचिए। अब हम बताते हैं, इनमें से देखिए दोस्तों दोनों ही सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आर्मी कौन सा नाउन है भाई, बताइए आर्मी कौन सा नाउन है। पढ़ा था, एग्जाम्पल भी लिया था नाउन के इंट्रोडक्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट भी जरूर देखिए। आर्मी है कलेक्टिव नाउन, और ये एक नियम है कि कलेक्टिव नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी और ऑफ दोनों का ही प्रयोग सही माना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो जो पिछले सेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी देखते हुए आइए। चलिए ये देखते हैं, यहां लिखा है द पुअर्स हाउस, द ब्लाइंड्स एबिलिटी। देखो दोस्तों पुअर क्या है, ब्लाइंड क्या है। पुअर यानी क्या होता है, गरीब, और ये क्या है, एडजेक्टिव। यानी यहां हमने जोड़ा है द प्लस
एडजेक्टिव, दोनों ही एडजेक्टिव है, पुअर भी और ब्लाइंड भी। और अगर द प्लस एडजेक्टिव हो तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ये दोनों ही सेंटेंसेस या अपन फ्रेजेस कहें तो गलत है। द प्लस एडजेक्टिव होने पर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हमारा नाउन एंड केस बहुत ही आसान और सबसे सिंपल तरीके से खत्म होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे नाउन एंड जेंडर की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, नाउन एंड जेंडर। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कम इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन जो सवाल आ सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि हम अपने जेंडर जो टॉपिक है उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मस्कुलिन, ही मेल के लिए, फेमिनिन सी फीमेल के लिए, न्यूटर, ड्वेल, कॉमन। ड्वेल में ही और सी दोनों को रखा जाता है और कॉमन में तीनों को, ही, सी और इट को। कैसे? जैसे इसकी तो बात करें हम कह सकते हैं कोई भी नाम, अमित, सुमित, ये सब क्या है मस्कुलिन। अपन कहें रितु, गीता। फेमिनिन इट, जो भी वस्तुएं आती है इट में ही तो आता है, टेबल, चेयर एटसेट्रा। ही और सी, ऐसा ड्वेल यानी जहां ही और सी के लिए समान रूप से लागू हो। जैसे हम कहें डांसर, टीचर। अब देखिए डांसर चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसे डांसर ही कहेंगे, यानी ही और सी दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। चाहे टीचर मेल हो या फीमेल, उसे हम दोनों को ही क्या कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं। अब बात करें कॉमन ही, सी और इट। जैसे हम बात करें बेबी, अपन बात करें बर्ड, करें क्रो, तो ये सब क्या है, कॉमन है, इनमें हमें नहीं पता होता है कि कौन सा जेंडर है। जैसे बेबी लड़का है या लड़की है, नहीं पता होता है, तो इस सिचुएशन में हम उन्हें कहाँ रखते हैं, कॉमन में रखते हैं। ये तो हुआ जनरल इंट्रोडक्शन हमारा। चलिए अब आगे बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए दो शब्द लिए हैं हमने, कौन कौन से, स्पोक्समैन और चेयरमैन। मस्कुलिन ऐसा होता है, इसका फेमिनिन क्या बनेगा। देखो दोस्तों जनरल नियम क्या कहता है कि मैन का फेमिनिन बनाने के लिए हम किसी भी शब्द के साथ मैन जुड़ा हुआ हो चाहे, उसका जब हम फेमिनिन बनाते हैं तो उसके साथ मैन की जगह वेमेन कर देते हैं, ऐसा ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। स्पोक्समैन का फेमिनिन बनेगा क्या, स्पोक्स पर्सन। यानी इन दोनों शब्द के साथ स्पोक्समैन मस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बनाने के लिए मैन का वेमेन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पर्सन बनेगा। सेम इसी तरीके से होगा चेयर पर्सन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरा सी बात है लेकिन कई बार एरर के सवाल में आ जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ शब्द हैं मेल। अब इनका फीमेल बनाएंगे तो इनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले है ब्लॉन्ड, लाइट ब्राउन हेयर के लिए आता है, और इसका फेमिनिन जेंडर या फीमेल क्या बनेगा, केवल ई लग जाएगा, वही ब्लॉन्ड ही रहेगा। ब्रूनेट, डार्क ब्राउन हेयर, और इसका फीमेल जेंडर क्या बनेगा, ब्रूनेट ही रहेगा, एक टी ई और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा। फियांसी और फियांस, फियांस का मतलब क्या होता है, मंगेतर। शादी से पहले जब सगाई हो जाती है तो सगाई के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, मंगेतर। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ होता है। लेकिन फियांस का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जो लड़का होता है वो फियांस होता है और जो लड़की होती है वो फियांसी जिसे कहते हैं, केवल एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर प्रोफेशन की, जैसे ड्राइवर, टीचर, सभी जैसे भी प्रोफेशन है, डॉक्टर, तो उनमें जो महिला है, अगर कोई ड्राइवर महिला है तो हम कहते हैं लेडी ड्राइवर, या कोई महिला
अध्यापक है तो उसे कहते हैं लेडी टीचर, जो कहना बिल्कुल गलत है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल हम यही कहते हैं, अपन आम बोलचाल की भाषा में महिला के लिए हर जगह ही लेडी शब्द का प्रयोग लेते हैं, जो कि गलत होता है। देखिए दोस्तों, लेडी शब्द का प्रयोग केवल प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हुए ही कर सकते हैं। जब हम किसी महिला को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करें, और वो भी कब, जब महिला एक से अधिक हो, तब लेडी शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा, लेडी शब्द का प्रयोग होता है महिलाओं की एसेसरीज के लिए, लेडीज पर्स, लेडीज शूज, ऐसी चीज़ों के लिए लेडी शब्द का प्रयोग होता है। बाकी आप प्रोफेशन में कभी भी लेडी शब्द का प्रयोग ना करें। तो इनका हम, ये सारी टर्म्स क्या हैं, गलत हैं। तो इन्हें सही करने के लिए क्या करेंगे, लेडी हटाकर यहाँ लगाएं वुमेन, ड्राइवर वुमेन टीचर, ये दोनों क्या हैं, अब बिल्कुल सही है। कोई भी महिला किसी भी प्रोफेशन में हो, लेडी शब्द नहीं लगाना है, और कहाँ लगाना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए आगे दो एग्जाम्पल्स हैं, उनकी सहायता से एक और नियम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल समझते हैं और फिर उनमें देखते हैं कि परिवर्तन क्या है, और वहीं से आप नियम को भी समझ जाएंगे। देखिए इसमें लिखा है अंकित लव्स हिज कार। अंकित आया है और उसके लिए हिज आया है, यानी ये क्या है, मेल है। हिज आया है यानी मेल है, और अंकित नाम से ही हम समझ जाते हैं कि ये एक मेल है। आगे क्या लिखा है, ही सेज दैट सी इज अपीलिंग। अब ये किसके लिए कह रहा है, सी, कार के लिए कह रहा है, और यहाँ सी इसको यूज लिया है। अब देखिए एक बार नियम हम पढ़ेंगे, सी क्यों लिया है, कैसे लिया है। एक बार दूसरा एग्जाम्पल भी देखें और समझें कि इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। पहले ये देखें, यहाँ लिखा है अंकिता लव्स हर कार। अब अंकिता यहाँ क्या है, फीमेल है दोस्तों, पता चल रहा है, हर आया है तो फीमेल ही है, और वैसे नाम से भी हम पहचान रहे हैं कि ये फीमेल है। सी सेज दैट ही इज अपीलिंग। अब इसने क्या कहा है कि ही इज अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है दोस्तों आकर्षक, लुभावना, जो बहुत ही बेहद ही पसंद हो, देखते ही पसंद आ जाए। अब इसने ही यहाँ यूज किया है कार के लिए, इसने यहाँ सी यूज किया है कार के लिए। अब देखिए दोस्तों, कार एक पर्सनल व्हीकल होता है, कार, बाइक, स्कूटर, जो भी अपना पर्सनल व्हीकल होता है, उसके प्रति अगर प्रेम दर्शाना हो या प्रेम दर्शाने की स्थिति हो, तो अगर उसका मालिक पुरुष है तो वो जो पर्सनल व्हीकल है उसे महिला के रूप में माना जाता है, और अगर उसका मालिक महिला है तो उसे पुरुष के रूप में माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ अंकित मेल है, कार का मालिक है, तो ये क्या है, एक पुरुष है। पुरुष अगर ये है तो कार को हमने किस तरह से माना है, महिला, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, सी। यहाँ देखिए अंकिता महिला है, कार की मालिक है, तो हमने यहाँ कार को किस तरह से माना है, ही माना है। तो इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। केवल ये देख के नहीं कि कार, गाड़ी फीमेल सी फीलिंग देती है तो यहाँ इसके लिए सी, और वैसे तो जनरली होता नहीं है थिंग्स के लिए इट आता है, लेकिन केवल प्यार दर्शाने की स्थिति में, बहुत ही ज़्यादा उससे लगाव दर्शाने की स्थिति में हो तो ऐसा ही होता है। अगर मालिक पुरुष है तो वो वस्तु जो पर्सनल व्हीकल है वो महिला के तौर पे मानी जाएगी, और मालिक अगर उसकी महिला है तो वो जो पर्सनल व्हीकल है उसे पुरुष के रूप में मानेंगे। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था अपना, यही समाप्त होता है। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बस जितना पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही उठेंगे, इसके बाहर बहुत मुश्किल से कुछ जाता है। उम्मीद है सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा और रहने वाला होगा, जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।